स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम हर वीक में एनालिसिस करते हैं अपने PIB का। तो ऐसे ही दोस्तों ये हमारे सितंबर महीने के 3rd वीक का ये एनालिसिस है। इसके बाद में 4th वीक का होगा और हमारा सितंबर महीना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अक्टूबर में हर वीक का एनालिसिस हम ऐसे ही करेंगे। तो 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक का ये हमारा एनालिसिस रहने वाला है और ये हमारा वीकली एनालिसिस रहता है। कई सारे टॉपिक होते हैं जो न्यूज़पेपर में कई बार मिस हो जाते हैं। तो जो टॉपिक आपके PIB में इम्पॉर्टेंट होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि स्टडी IQ IAS में आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप ऑप्शनल की क्लासेस ढूंढ रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ देख रहे हो, या फिर आप क्या नाम है लॉन्ग टर्म बैच देख रहे हो 2027 के लिए, या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पर अवेलेबल हैं। जिन प्राइस लेवल पर ये बैचेस अवेलेबल हैं आप मार्केट में उनको कंपेयर कर सकते हैं। जो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं मैं बेनिफिट आपको बता देता हूँ। जैसे कंप्लीट इसमें GS कराया जाएगा, साथ में इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है। साथ में ही मेरे दोस्तों इसमें 18 बुक्स प्लस में स्टेशनरी ये सब भी इंक्लूडेड है। साथ में इस बैच के आपको यहाँ पर बुक्स हो गया, 1-to-1 मेंटोरशिप हो गया, यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स हो गया, मेंस के लिए क्रैश कोर्स हो गया, TSET की क्लासेस हो गई, सब कुछ इसी में मिलने वाला है। और ख़ास बात क्या है कि अगर आप अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो जैसे भी आप चाहे लॉन्ग टर्म में एनरोल करें, चाहे 2026 में या 2025 में, आपको फुल क्या मिलेगा, रिफंड भी मिल जाएगा। और साथ में ही हर वीक में एक क्विज़ भी है। वीकली क्विज़ एक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगा। साथ में इस क्विज़ में अगर आप टॉप करते हैं तो आपको ये 11,000 रुपीज़ भी हर वीक में जीतने का मौका रहेगा। तो आप जब इसमें एनरोल करना चाहें तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो एक कोड मांगेगा आपसे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो आप उस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PRT लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को अगर इस सेशन की PDF चाहिए या फिर कोई भी अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेलीग्राम चैनल है, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी हमारी। प्लस में आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें अगर आप हमारे सभी आपस में एक दूसरे के फैमिली का हिस्सा हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। आप सभी जानते हैं कि भारत में भी इसके केसेस देखने को मिले हैं और लास्ट मंथ जब इसका केस देखने को मिला था तो ये चर्चा थी कि कैसे आइसोलेट किया जाए और कैसे मंकी पॉक्स को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो आप जानते हैं कि बीमारियों से रिलेटेड या फिर वायरस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन UPSC क्या है पूछता रहता है। तो मंकी पॉक्स वायरस, जिसको हम एमपॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक यंग मेल पेशेंट को रिसेंटली एमपॉक्स ने क्या किया है, अफेक्ट किया है और उसके बाद में क्या किया गया, उनको आइसोलेट कर लिया गया है और उनके जो कॉन्टैक्ट हैं, जिन जिन से कॉन्टैक्ट हुआ है, उनको ट्रेस किया जा रहा है और उनको क्या नाम है, उनका रिस्क ना हो उसके लिए काम किया जा रहा है। तो मंकी पॉक्स बेसिकली क्या होता है, ये जूनोटिक बीमारी है दोस्तों कि ये जानवर यानी कि एनिमल से ह्यूमन में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। पहली बात तो याद रखिएगा। और ये मंकी पॉक्स वायरस के कारण में ही होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है दोस्तों, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर क्लोज कांटेक्ट में किसी दूसरे के साथ में आते हैं, या फिर मान के चलिए एनिमल टू ह्यूमन तो है ही, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन भी क्या है, इसका ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम क्या है, जैसे फीवर, हेडेक, मसल्स में एक होना, फटीग, ये सब के सब चीज़ें। और वो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे से दाने टाइप में इसमें हो जाते हैं। तो इनक्यूबेशन पीरियड आप देखेंगे 6 to 13 डेज रहता है और 21 डेज तक चला जाता है। ये अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग है, ज़्यादातर केसेस में खुद से ही ठीक हो जाता है, बट 2 to 4 वीक्स के बाद में होता है और सीवियर केसेस में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है। ठीक है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, अगर आप रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट हो जाए इसके, और इसी के अंदर में आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट है वो भी एक क्या है, कारण बन सकता है। तो ये भी चीज़ आप क्या करते हैं, नोट कर सकते हैं, मंकी पॉक्स। ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, आइसोलेट कर देना, प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करना और
हाई रिस्क ग्रुप को क्या करना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है मंकी पॉक्स के अंदर में भी। 2022 में इसका आउटब्रेक जो हुआ था उसका मेन कारण था सेक्सुअल कांटेक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या नाम है टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को 5 साल हो चुके हैं। मेरे दोस्त, आप सभी जानते हैं कि जो किसान होते हैं वो खेती कर ली, सारी चीज़ें होगी, लेकिन एक समय के बाद में क्या उनको पेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये आने वाले समय में उनको ये परेशानी ना हो, उनको उनके पास में एक सोशल नेट, एक सेफ्टी नेट रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना करके ऐसी एक स्कीम शुरू की गई थी, है ना। तो ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मंथली पेंशन प्रोवाइड करनी है 3000 रुपीज़ किनको, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब। तो 23 लाख से ज़्यादा फार्मर्स ने इसमें क्या किया है, एनरोल किया है इस स्कीम के अंदर में। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और ये क्या है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। जो फार्मर्स कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर को क्या करना है उनके पास में है, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो मंथली कंट्रीब्यूशन क्या है, अब आपकी एज के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कौन सी एज में इसमें एंटर कर रहे हैं। तो 55 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ यानी कि आपके एंट्री एज के ऊपर में डिपेंड करता है। आप कंट्रीब्यूशन करेंगे यानी कि फार्मर कंट्रीब्यूशन करेंगे और साथ में मैचिंग कंट्रीब्यूशन, उतना इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और 60 ईयर्स के बाद में आपको क्या है, फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगी 3000 रुपीज़। और अगर मान के चलिए वो पर्सन नहीं है तो फैमिली पेंशन है 1500 पर मंथ टू द स्पाउस इफ द सब्सक्राइबर डाइज, प्रोवाइडेड स्पाउस इज नॉट ऑलरेडी अ बेनिफिशियरी। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, LIC के द्वारा इसको फंड को मैनेज किया जा रहा है। अभी देखा जाए 23.38 लाख फार्मर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर में एनरोल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक, कुछ एक्सरसाइजेज न्यूज़ में है। तो जैसे देखते हैं युद्ध अभ्यास, तो ये कुछ नाम नोट कर लीजिएगा। तो इंडिया एंड USA के बीच में जो एक्सरसाइज है उसको क्या बोलते हैं, युद्ध अभ्यास बोलते हैं। तो ये 20th एडिशन है, इंडिया एंड USA के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो राजस्थान में हुआ 9 से 22 तारीख तक। ठीक है, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, युद्ध अभ्यास, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अच्छा एक एक्सरसाइज अभी भी न्यूज़ में है, मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, इसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं क्वाड की, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइजेज होती क्यों है किसी दूसरे नेशन के साथ में? बेसिकली उसके पीछे का कारण ये है कि दोनों कंट्रीज़ में एक तो ये दर्शाता है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, रिलेशन, कोलैबोरेशन। साथ में दोस्तों इंटर ऑपरेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। दूसरी कंट्रीज़ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपको क्या समझ में आती हैं। और ये 2004 से कॉन्टीन्यूसली हो रही है इंडिया एंड USA के बीच में। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा डेवलप किया गया। ये इनिशिएटिव क्या है कि जो सिटीज़ हैं उनको रैंक किया जा रहा है उनकी एयर क्वालिटी के हिसाब से। आप सभी जानते ही हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है NCAP, जिसके अंदर में हम कह रहे हैं कि हमारे देश में 130 जो सिटीज़ हैं उनको हमें क्या करना है, क्लीन यानी कि एयर पॉल्यूशन से मुक्त करना है। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और इसके अंदर पर्पज़ क्या है कि 130 जो इंडियन सिटीज़ हैं वो क्या कर सकें, अपने सिटी एक्शन प्लान को अचीव कर सकें। और टारगेट याद रखिए, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जिसको NCAP बोल रहे हैं, उसे पता है क्या टारगेट, 2025-26 तक हमें 40% जो पॉल्यूशन लेवल है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये टारगेट भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं। तो ऐसे अवार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अवेयरनेस को रेज करना है, पब्लिक को एजुकेट करना है, हेल्थ रिस्क क्या है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। एयर क्वालिटी का अगर कंपैरिजन होगा तो एक कंपटीशन की भावना आएगी और सिटीज़ बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि क्लीन एयर फॉर ऑल, इसको हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे।
सिटीज़ आर इवेल्युएटेड थ्रू सबमिशन ऑन प्राण पोर्टल, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एनकैप के प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का जो अवार्ड है अगर देखा जाए तो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, सूरत, जबलपुर और आगरा। जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है, फिरोजाबाद, अमरावती एंड झांसी। और कैटेगरी 3 में जिनकी 3 लाख से कम पॉपुलेशन है, रायबरेली, नालगोंडा एंड नालागढ़, नोट कर सकते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो एनीमिया, जो गर्ल्स हैं और यंग जो गर्ल्स हैं उनमें एनीमिया की जो परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए सिद्ध जो दवाइयाँ हैं उनका क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, ऐसा स्टडी ने पाया। A recent study published in Indian Journal of Traditional Knowledge हाईलाइट करता है कि जो सिद्ध मेडिसिन है वो एनीमिया को ट्रीट करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीमिया के सिम्टम्स, एनीमिया यानी कि जो हीमोग्लोबिन जो कम हो जाता है उसको इंक्रीज करने में ये जो सिद्ध ड्रग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो सिद्ध मेडिसिन क्या होते हैं, ये एंशिएंट सिस्टम ऑफ हीलिंग है जो साउथ इंडिया से क्या हुआ था है, ओरिजिनेट होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल प्रैक्टिस, जिसका मेन फोकस क्या है कि बॉडी के 3 फंडामेंटल एलिमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, सिद्ध यूजेस नेचुरल रेमेडीज जैसे हर्ब्स, मिनरल्स, डाइटरी प्रैक्टिसेस, इन सबको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है जिससे बेहतर हेल्थ को अचीव किया जा सके। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आप फिजिकल हेल्थ की ही बात नहीं करें बल्कि मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी क्या कर रहे हैं, यानी कि आप होलिस्टिक केयर की बात कर रहे हैं। तो सिद्ध मेडिसिन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर डिटेल्ड डायग्नोस्टिक मेथड एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। और एनीमिया क्या होता है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ब्लड के अंदर में जो नॉर्मल लेवल होता है उससे कम क्या हो जाए, रेड ब्लड सेल्स हो जाए या फिर हीमोग्लोबिन हो जाए, जिसके कारण में क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो कम हो जाती है। तो इसके कारण में वीकनेस, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फटीग, सांस लेने में परेशानी है, सारी की सारी चीज़ें होती है। और ये महिलाओं में, लड़कियों में, यंग लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलती है परेशानी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेज, जैसे आप देखेंगे न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसीज होती है, आयरन, विटामिन की अगर होती है, क्रोनिक अगर डिसीज़ हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर में कि क्या इमीडिएट कॉज है। तो रिसेंट डाटा शोज दैट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ चिल्ड्रन एंड 50% ऑफ वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज के हैं वो इससे अफेक्टेड है। इसके पीछे एक कारण आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं को, गर्ल्स को जो पीरियड के साइकिल होते हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न इसके कारण में कहा जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड का भी लॉस होता है। तो ये चीज़ है, एनीमिया आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। अच्छा टॉपिक है, ये भी चीज़ हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इसको। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया है जल संचय जल भागीदारी। जल संचय यानी कि पानी को बचाना है, कंजर्व करना है, और जन भागीदारी यानी लोगों का इसमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे अचीव किया जाए, जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे अबाउट 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर गुजरात के अंदर में। तो इसका एम्फेसाइज क्या है कि कैसे सोसाइटी, गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट होते हुए, क्योंकि पानी आने वाले समय में पानी खत्म होना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। आप देख सकते हैं कि 18% ग्लोबल पॉपुलेशन भारत में है, उसके बावजूद भारत के पास में सिर्फ और सिर्फ 4% वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज हैं। अगर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात की जाए तो रिपोर्ट बताती हैं कि 256 आउट ऑफ 700 डिस्ट्रिक्ट में हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ नजर आता है ग्राउंड वाटर का। रूरल वुमेन फ्रिक्वेंटली उनको ट्रैवल करना पड़ता है 2.5 किलोमीटर, जहां पर वो पानी के रिसोर्सेज, पानी के सोर्सेज का क्या कर सके, एक्सेस कर सके। अराउंड 163 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है तो उनके कारण में 21% जिस क्या है जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो इसी से क्या होती है, रिलेटेड रहती हैं। तो इसी के साथ में आप देखेंगे और भी पानी को कंजर्व करने के एफर्ट किए गए हैं, जैसे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आप सभी को ध्यान है कि रूरल इंडिया के लिए लॉन्च किया गया, जहां पर यह टारगेट लिया गया है कि हर घर को हमें क्या करना है, नल से जल पहुंचाना है। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे। अमृत सरोवर कंस्ट्रक्शन, जिसमें 60,000 क्या किया जा रहा है, वाटर बॉडीज को क्रिएट किया जा रहा है टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। कैच द रेन कैंपेन जो एनकरेज कर रहा है द डेवलपमेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ये सारी की सारी चीज़ें
इसी चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक टॉपिक है दोस्तों पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उनको पुश करने के लिए स्कीम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। पीएम ई ड्राइव नोट कर लीजिएगा, अच्छी स्कीम है और एग्जाम में आ सकता है। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम की फुल फॉर्म क्या, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। इसका मेन एम क्या है कि इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन है भारत में, वो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो। तो इसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन देखा जाए तो स्कीम डेडिकेट कर रहा है 3679 करोड़ रुपए इसके लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, जैसे जो चार्जिंग स्टेशन है उनको, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको क्या करना है, हमें बेहतर करना है। ठीक है, प्लस में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस हो, ट्रक हो, इन सबको भी क्या किया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। ई वाउचर सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर को रिसीव करेंगे आधार ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर्स पोस्ट परचेज, जिनको आप क्या कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस उसके लिए 500 करोड़ रुपए। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रक, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रक की तरफ में भी जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो लें, लेकिन चार्ज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो कैसे चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएं, क्रिटिकल हाईवे रूट्स के ऊपर में बनाया जाए, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए क्या किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए। अगला टॉपिक कुछ एक्सरसाइजेज है जिनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वरुण। तो ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, तो याद रखिएगा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को दर्शाता है। वो 1993 से शुरू हुई है एक्सरसाइज और इसका नाम हमने वरुणा एक्सरसाइज 2001 से रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, दोनों नेवीज क्या करती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और आप सभी जानते हैं वैसे ही फ्रांस के साथ में हाल फिलहाल में रिश्ते हमारे काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी हो रहे हैं। फ्रांस तो हमारे जो क्या नाम है, हमारा जो क्लेम है किस चीज़ के लिए, आपको ध्यान ही है कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में परमानेंट सीट के लिए हम लगातार क्लेम करते हैं, उसको भी सपोर्ट कर रहा है कौन, फ्रांस। तो ये उस कारण से भी क्या है, न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज स्पेसिफिक, तो क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में आए हैं। उसके बाद में है मिशन मौसम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक साथ बहुत सारी स्कीम्स को क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। तो मिशन मौसम, इसको भी बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो मिशन मौसम का एम क्या है कि भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं मीटरोलॉजी के डिपार्टमेंट में, क्लाइमेट साइंस के मामले में, उसको क्या करना है, इन्हांस करना है। तो उसके लिए 2000 करोड़ का क्या किया गया है, फंड एलोकेट किया गया है, जहां पर जो हमारे जो भी मान के चलिए हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाएगा, हमारे पास में जो भी मॉडल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, जिससे जो हमारा प्रिसीजन है वेदर को प्रेडिक्ट करना, वेदर के बारे में सारी चीज़ों को एनालाइज करना डाटा एनालिसिस के अंदर में, तो उसको क्या करा जाए, हेल्प मिल सके। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मिशन मौसम याद रखिएगा, ये वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर क्लाइमेट साइंस, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव किया गया है। तो मिशन इज डिजाइंड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन हो सके, मानसून फॉरकास्ट से रिलेटेड, रियल टाइम अलर्ट हो, एयर क्वालिटी का, सीवियर हेल्थ कंडीशन का, सब चीज़ें आप क्या है। तो ये क्या होगा, आप जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्हांसमेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी, जो रडार्स, सैटेलाइट सिस्टम, इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। तो मिशन मौसम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, द इनिशिएटिव विल बी लेड बाय 3 की इंस्टीट्यूशन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन सेंटर फॉर और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। ये तीनों क्या करने वाले इसके अंदर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखिए, आप ये समझिए कि अगर वेदर की फॉरकास्ट अच्छा होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी हेल्प कर सकता है, एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर सकता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकता है, एविएशन सेक्टर में, वाटर रिसोर्सेज में, पावर जनरेशन, हर चीज़ में हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया, इसको मिशन मौसम को लॉन्च किया गया। उसके बाद में एक एक्सरसाइज है दोस्तों, ईस्टर्न ब्रिज, ये भी नोट कर लीजिएंगे हम सभी के सभी। तो ये किसके बीच में, इंडिया एंड ओमान के बीच में। तो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज एक एरियल जॉइंट एक्सरसाइज है जहां पर कई सारे मैन्यूवर, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, शुरुआत कैसे हुई थी, इनिशियल एडिशन इंडिया एंड ओमान के बीच में शुरू होता है, 2009 से शुरू होता है और ये धीरे धीरे क्या है, आगे की तरफ में बढ़ रहा है।
ठीक है, ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स और जो ओमान एयरफोर्स है उसके बीच में हुआ है और 7th एडिशन हुआ है। तो प्रीलिम्स फैक्ट है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एडिशनल मिलिट्री कोलैबोरेशन इंडिया और ओमान के बीच में क्या है, नसीम अल बहर। ये एक्सरसाइज एक नेवल कोलैबोरेशन है इंडियन नेवी के बीच में और रॉयल नेवी के बीच में। अल नजा, ये भी क्या है, एक जॉइंट ऑपरेशन एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में, ठीक है। ओमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख सकते हैं। वैसे भी आप मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, और इधर ओमान से इधर की तरफ आप जब आएंगे आप देख सकते हैं ये ओमान, प्लस में यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ से इधर ईरान है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आप सभी ने 3rd वीक ऑफ सितंबर इसका एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। एक चीज़ ध्यान रहे, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड ये PRT लाइव ही क्या करना है, यूज़ करना है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।